नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में लगातार हम जो सीरीज चला रहे हैं गांवों की चिंता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही चिंता जाहिर की है कि तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता, उसकी पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन बचा जा सकता है। उसका मुकाबला करने में हम बेहतर साबित हो सकते हैं। कई मुल्क ऐसे हैं कि जहां चौथी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे को संसाधनों से अपडेट होना पड़ेगा, ट्रीटमेंट उसी तरह से होगा, टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। ये अगर थोड़ा सा ध्यान होगा, मुझे लगता है कि जॉइंट एफर्ट से अगर काम होगा, कोऑर्डिनेशन ठीक होगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। आज भी हमारे देश में लगभग 16.5 करोड़ बच्चे हैं, लगभग 12 साल की उम्र तक के। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ यही है, क्योंकि अगर कोई मैच्योर या एडल्ट हॉस्पिटलाइज होता है कोरोना की वजह से, तो वो अपना इलाज, अपना देखभाल, अगर ऑक्सीजन सिचुएशन वगैरह ठीक है उसका, तो रह सकता है। लेकिन बच्चों के साथ अटेंडेंट भी चाहिए होंगे, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। 10 राज्यों के 54 डीएम, राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े और बहुत सारी चीजें आई। तो आज हमारा जो एजेंडा है वो यही है कि गांव किस तरह से तैयार है। आज भी जो आबादी है और ये केसेज आ रहे हैं, 35 से 40% रूरल बेल्ट में अब संक्रमित मिल रहे हैं, जो लगता है कि एक बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि पहली लहर जब आई थी तो गांवों का जो कंट्रीब्यूशन इस तरह का था, कंट्रीब्यूशन इस वजह से मैं कह रहा हूं कि कुछ लापरवाही भी थी उस समय। मास्क नहीं लगाना तो 5 से 10% थी, अर्बन में 90% के आसपास थी। लेकिन अभी ये अगर देखें तो रेशो जो है वो लगभग 40% है। यही बड़ी वजह है कि गांव से लोग इलाज के लिए आए, तो वहां पे आने के बाद और क्राउडेड हॉस्पिटल हुई, हमारे संसाधन कम पड़ने लगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अलग अलग बातें निकल करके आने लगी कि हम आजादी के इतने साल बाद भी। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सरकारें भी चाहती हैं कि एक एक जान बचे। चलिए, लेकिन मैं हमारे साथ पे आज 3 सदस्य राजस्थान विधानसभा के तीनों विधायक जुड़े हुए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और मुझे कहने में एक तरह से कहूं कि एक जंटी को इस बात का अभिमान भी है कि ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में अभी भी मुस्तैद हैं, वहां पे टिके हुए हैं और जो हेल्प की जा सकती है वो पूरी तरह से कर भी रहे हैं। हमें भरोसा है ऐसा। हमारे साथ वरिष्ठ विधायक कांग्रेस नेता रामलाल मीणा साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रामकृष्ण मीणा जी हैं जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। तीनों ही रूरल बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं और तीनों के यहीं पे किस तरह की स्थिति है, हम थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे और एक पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके ये भी जानना चाहेंगे कि हाँ, कहाँ पे किस तरह की खामियां, किसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। क्योंकि वार्निंग है, दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं, पहले का सामना कर चुके हैं, तीसरे से मुकाबला करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो किस तरह के संसाधन होने चाहिए, कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के साथ आप विधायकों का डायलॉग होता है, सीधा आप लेटर भी लिख सकते हैं। तो सरकार के बीच की हम एक कोशिश कर रहे हैं कड़ी के रूप में कि आप लोगों की बात पहुंच सके। मैं मीणा साहब आपके पास आना चाहूंगा, रामनारायण जी के पास में। आप अभी भी बिल्कुल अपने गांव में, क्षेत्र में बैठे हुए हैं, वहां किस तरह से हेल्प कर पाते हैं आप लोगों की, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको ऐसा लगता हो कि काश मैं ये भी कर पाता। जी देखिए, गांव का माहौल बहुत अच्छा है, अभी इतना नहीं है, लेकिन कोरोना के मरीज गांव में फैलते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है गांव के संसाधन को शहरों में बुला लिया गया है। जैसे कोटा जिले में डॉक्टर्स को शहर में बुला लिया गया, संसाधनों को, कर्मचारियों को बुला लिया गया, गांव में कोई देखभाल नहीं है। अब वो दबाव डाल रहे हैं कि सबको समान माना जाए। गांव की डिस्पेंसरीज वगैरह शुरू से, किसी पार्टी का नहीं है, शुरू से इतनी वेल इक्विप्ड नहीं थी, उसको किया जा रहा है। और एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ है कि छोटे छोटे कस्बों में भी जहां 50 बेड से ज़्यादा हॉस्पिटल की क्षमता है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट डालने की जो आई है वो संसाधन वाले व्यक्तियों के थ्रू, आम पब्लिक के थ्रू या सरकार के थ्रू। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, इस कोरोना को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि साहब ये गांव तक फैलेगा, तीसरी लहर आएगी, संभावना है। तो ये एक नेशनल एपिडेमिक हो गया। इसमें स्टेट्स को कितना सहयोग कैसे किया जाए, ये सेंटर को बैठ के बात करना पड़ेगा। केवल ये स्टेट हमारे के संसाधनों को नहीं जुटा रही, स्टेट कर रही, हमें इजाजत नहीं दे रहे, विदेश से वो नहीं आ पा रहे, इंजेक्शन वगैरह। तो ये सारी बातें बैठ करके निर्णय करना पड़ेगा। एक दूसरे के खिलाफ बोलना पाप समझे तो इस कोरोना की कोई औकात नहीं है कि ये लोगों में ज्यादा फैल सके। इसलिए गांव के हालात अभी ठीक है,
लेकिन जो फैलता जा रहा है उसके रुकाव के लिए सरकारें, और सबसे बड़ी बात है, रामलाल जी मेरी बात को तायद करेंगे, अधिकारियों को और मंत्रियों को घूमना चाहिए, जगह जगह देख करके मॉनिटरिंग करना चाहिए, और जयपुर में बैठ के या दिल्ली से आदेश देके नहीं। ये चीज हमारे को केंद्र सरकार के भी अधिकारी आए, राज्य सरकार के भी आए, तो फिर एक्टिव थोड़ा बढ़ेगा। जब एक्टिवनेस बढ़ेगी निश्चित तौर पे हमारी क्षमता कोरोना से जीतने की आगे बढ़ जाएगी। जी देवेंद्र जी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, कड़वे लग सकते हैं किसी को किसी के विचार, लेकिन ये सच्चाई है, हमें जनहानि होने से बचाना है। और निश्चित रूप से अगर सुझाव किसी के भी कड़वे हो, मीठे हो, उसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत किसी का स्वार्थ और लाभ नहीं है इसमें। ये निश्चित रूप से हम जो जूझ रहे हैं ये है कि जनहानि कैसे रोकी जा सकती है, कैसे बचाया जा सकता है। तीसरी लहर को लेकर के, जो बच्चों को लेकर के अभी से ही बताया जा रहा है कि अब वो उन पे भारी रहेगा, तो हम सब लोगों की कोशिश भी है कि हम उसी में आगे बढ़ सकते हैं। रामलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी निश्चित रूप से आप लोग अपने स्तर पे जो आप लोगों को बजट नए वित्तीय वर्ष से 5 करोड़ का दिया है, आई थिंक मैक्सिमम एमएलएज ने शायद उसको मेडिकल रिलीफ के लिए ही दिया है, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, या इक्विपमेंट्स, एम्बुलेंस, तो भी आप लोग कर रहे हैं। अभी किस तरह से आप लोग वहां फेस कर पाते हैं, क्या आवश्यकता महसूस कर रहे हैं वहां? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जितना मैं इस बीमारी के बारे में समझ पाया हूँ, पहला प्रयास हमारा क्या होना चाहिए कि कोई व्यक्ति संक्रमित हो ही नहीं, इसलिए कोविड की एडवाइजरी की पालना करे। दूसरा कारण है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके लक्षण के आधार पे, ये नहीं कि उसकी टेस्ट के आधार पे, टेस्ट की रिपोर्ट तो आएगी 5 दिन बाद। और ये स्ट्रेन ऐसा है योगेंद्र जी, जो गांव वाले लोग बता रहे हैं, जो चिकित्सक बता रहे हैं, साहब अगर 2 या 3 दिन की लापरवाही भी आपने करती तो आपके 50% से लेकर 60% टेस्ट संक्रमित होने की पूरी संभावना है। तो जैसे ही लक्षण आए तो कोविड की एडवाइजरी की जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन को आपको शुरू कर देना चाहिए। इसलिए कि अगर आपको संक्रमित होने के उपरांत अगर उस चीज की रिलीफ नहीं मिल रही, तो फिर आपको संबंधित ऑक्सीजन लेवल अगर कम आ रहा है तो संबंधित हॉस्पिटल के अंदर जाके आपको उपचार कराना चाहिए। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान के अंदर जयपुर के आसपास तो ठीक है, मेडिकल स्टाफ भी पर्याप्त है, लेकिन जयपुर से बाहर जाते अन्य जिले ऐसे हैं कि जहां के ऊपर मेडिकल स्टाफ नहीं, सब सेंटर खाली पड़े हैं, पीएचसी खाली पड़ी है, सीएचसी खाली पड़ी है, डॉक्टर है नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए डॉक्टर और मैन पावर को आपने शहरों के कोविड सेंटर के अंदर बुला लिया, अब वहां उनकी देखभाल करने वाला। और हकीकत ये है, मैंने महसूस किया है योगेंद्र जी, आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक भी नहीं है सिर्फ स्ट्रेटजी के आधार के ऊपर ही रामलाल जी, आपके यहाँ से थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ रही है। रामलाल जी, आपके यहाँ से थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ रही है, आवाज कट के पहुंच रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं आपको कंटिन्यू करने के लिए ही कहूंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा साउंड जो है आपकी कट के आ रही है। जी कंटिन्यू करिए। जोगिंदर जी, ये कहूंगा कि आवश्यकता आज इस बात की है कि कोविड की लड़ाई के अंदर ना पार्टी है, ना धर्म है, ना जाति है। बिल्कुल, कोविड को मिटा दिया, सिर्फ और सिर्फ इंसान और इंसानियत है। अब इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? आज जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे, हमारे को आईसीयू बेड नहीं मिल रहे, हमारे को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, दिन भर इसी व्यवस्था के अंदर काम करते हैं, लोगों को बचाने का हम प्रयास करते हैं। आज आवश्यकता है कि पहली लहर हमारे जो संदेश दे गई उसको हम भूल गए, दूसरी ने हमारे को चेतावनी दी है कि अभी भी अगर इस एडवाइजरी के अनुसार नहीं चलोगे तो बहुत हानि होगी। मैं चाहूंगा कि सरकार तीसरी लहर से पहले माकूल व्यवस्था कर ले, ताकि इस पीढ़ी को, क्योंकि अब ये है कि बच्चों को ज्यादा संक्रमित होना है। राजस्थान की सीएचसी यहाँ पर स्थान पड़ा है, लेकिन मैन पावर कहीं पर डॉक्टर नहीं है, तो कहीं पर नर्सिंग नहीं है, उस आधार पे वो चालू ही नहीं कर रहे। व्यवस्था कैसे भी लगाए, जी चलिए, मैं आऊंगा वापस आपके पास में। तो यहाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए, एक आपदा है, इसमें हम सब लोगों को मिलकर के ही कर सकते हैं। केवल एक सरकारों के भरोसे या सरकार लिमिटेड, उनके पास में भी संसाधन है, हेल्प करनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहला प्रयास यही करना चाहिए कि हम बीमारी ना हो,
उस ओर ध्यान देना चाहिए। कहीं पे भी ज्यादा क्राउड है उससे बचना चाहिए। आप अगर कोई घर के काम से जा रहे हैं या कोई जरूरी काम से जा रहे हैं तो खुद को ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है। आप मास्क वियर करिए, आप उस भीड़ से बचने की कोशिश करिए। अनावश्यक रूप से अगर सामने वाला है तो उससे बिना मास्क के आप टॉक मत करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजों का ये तो निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि एक्सीडेंट, एक तरह से एक्सीडेंट के पीछे हमेशा लापरवाही होती है। वो जरूरी नहीं है जो पीड़ित है उसकी लापरवाही हो, सामने वाले की लापरवाही हो सकती है। इसी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आप बिल्कुल सावचेत हैं, लेकिन आप अगर कहीं लेकर के जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया और उसने मास्क नहीं पहना हुआ आपके हाथ पे कहीं पे भी, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक लंबा ट्रेवल भी करता है कुछ फीट तक, यानी कि 8 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 6 फीट, जो भी कई बार अलग अलग बातें आती हैं। तो वहां तक हमें सावधान रहने की काफी आवश्यकता है। एक बार फिर रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। सर, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसी के साथ साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इस तरह की चीजें भी अब सामने आ रही हैं, उससे भी निपटना है। महामारी में शामिल भी किया है मुख्यमंत्री ने इसे। तो गांव में ब्लैक फंगस को लेकर के सर कुछ अवेयरनेस या कुछ लोगों में भ्रांति या ये कहें कि डर है किसी तरह का? देखिए, इस एपिडेमिक से जूझने की जिम्मेदारी सर्वप्रथम हमारे देश की सरकार की, एक। नंबर 2, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि विदेशों में जहाँ सरकार ने अरबों रुपया खर्च किया है वैक्सीनेशन के उसको रिसर्च में, हमारे देश की सरकार ने किसी इंस्टीट्यूशन को रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। सीरम अपने बलबूते पाइए, ये राजनीति अलग है, आप पता कर लीजिए। अभी 5 मिनट में निर्णय नहीं होने वाला है कि ये फिर भी प्रधानमंत्री जी अपना फोटो दे रहे। किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से अपना पॉलिटिकली वर्चस्व नहीं जमाया। ये चीजें हटा करके, वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, प्रधानमंत्री को सीधा डील करके बात करने से, मन की बात करने से काम नहीं होता है। ये जो बीमारियां फैल रही है उसके लिए नेशनल गवर्नमेंट को कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। इसके रिसर्च के लिए एक अलग से विंग स्थापित करना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया गया है। पिछली दफा जब कोरोना आया था, रेल के डिब्बों को और इनको जिस तरह से भारत सरकार ने जो प्रिपरेशंस की थी, अब की बार भारत सरकार को प्रिपरेशंस नहीं है। नंबर 2, आप देखिए, डॉक्टर्स को किसने उल्टा थोड़ी किया। 2 साल पहले जो सरकार थी वही डॉक्टर आज है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसलिए कहना गांव में डॉक्टर नहीं है, तो मैं जब तक था तब तक भी नहीं थे डॉक्टर, दूसरा आ गया तब तक डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर्स की भर्ती हुई है, लेकिन उस क्षमता में उतने संसाधन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। ये सही है कि इनको वार फुटिंग पे, जैसा रामलाल जी कह रहे हैं, भर्तियां करना चाहिए, वार फुटिंग पे संसाधन जुटाना चाहिए, और निश्चित तौर पे हम सब मिल करके करेंगे, राजनीति से अलग हटाएंगे। जैसे मैं कोई चेहरा को, प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रधानमंत्री, चेहरे से मुझे नाराजगी नहीं है। नाराजगी है कि रिसर्च के लिए पैसा नहीं दे रहे हो। सीरम आज विदेश में खर्चा हो रहा है, हमने क्या किया, हमारे देश के इंस्टीट्यूशन से कितना पैसा खर्च किया। ये बहुत ऑथेंटिक चीजें हैं जिनको ध्यान दे करके भारत सरकार को प्रधानमंत्री लेवल पे कोई ना कोई निर्णय करना चाहिए, और निर्णय करके और रिसर्च, जैसे ब्लैक फंगस का आ गया, और भी बीमारी आ सकती है। भारत सरकार पहले जिस तरह से करती थी वैसा करे, सेठों के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, कंपनीज के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अच्छे रिजल्ट आएंगे तो कोरोना जल्दी ही हमारे देश से गायब होगा। ये मेरा आज का जी। बिल्कुल बिल्कुल, मिलकर मुकाबला करना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिसर्च हमेशा जारी रखनी चाहिए, सरकारें करा भी रही होंगी, क्योंकि उनके अपने एक साइंटिस्ट जो हैं, उनकी यूनिट अलग होती हैं, वो अपना काम करते हैं, सरकार का निर्देशन होता है उनको। सरकारें कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन उनका काम स्थायी होता है कि किस तरह की फंगस आ रही है, किस तरह का वायरस, किस तरह का बैक्टीरिया आ रहा है, सब पे मुझे लगता है कि रिसर्च जारी रहती है। शायद यही एक बड़ी वजह भी है कि हमारे यहाँ पे कम समय कहूंगा मैं इसे, कि वैक्सीन को भी हमारे यहाँ लॉन्च कर दिया गया है। एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं इसको। अब वो पॉलिटिकल कारण एक अलग हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि 2 वैक्सीन DRDO ने एक मेडिसिन जारी कर दी। ये कुछ राहत की चीजें भी बीच में हैं। रामकेश मीना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। रामकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी 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 सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप भी बिल्कुल एक देहाती क्षेत्र, एक विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या सब कुछ ठीक है अभी? नहीं योगेंद्र जी, सब कुछ तो ठीक नहीं कह सकते। अभी इस बार की जो लहर है, इस लहर में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। पिछली बार
शहरों में इसने कोहराम बचाया था और गांव इस बीमारी से बिल्कुल अछूते थे। इस बार शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े तादाद पे लोग बीमार हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पीएचसी सीएचसी थी वो इस भयंकर संकट से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जूझने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। हालांकि पिछली गवर्नमेंट जो हमारे अशोक गहलोत साहब ने उस समय ग्रामों में पीएचसी की जगह सीएचसी का डेवलप किया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, लेकिन पूरी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र में हम तैयारी करनी हमको चाहिए थी वो हम तैयारी नहीं कर पाए और इसमें भयंकर लापरवाही केंद्र सरकार की रही है। केंद्र सरकार ने तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बहुत तेजी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का जो काम करना था, रेमडेसिविर इंजेक्शंस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम उनके हाथ में है उसको तेजी से ग्रामीण क्षेत्र में उसको लेकिन वो जो मदद उनको एक सवाल है ये पिछले अगर 1 महीने की 20 दिन की बात करें तो कुछ स्थितियां सुधर रही हैं, जिसकी चाहे ऑक्सीजन की डिमांड हो या फिर दवाओं की बात तो हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, कुछ चीजों में आपको लग रहा है कि हाँ चलिए पहले जो कुछ था अब लेकिन बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। जो भी स्थिति सुधर रही है वो केवल और केवल राज्य सरकार के प्रयास के कारण, मुख्यमंत्री जी के प्रयास के कारण और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी है उनके प्रयास के कारण ये स्थिति में सुधार आ रहा है। जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, आप सोचिए जो राजस्थान को अलवर से, भरतपुर से और गुजरात से जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो उसके लिए कह रहे हैं कि आप उड़ीसा से लेकर के आइए। ये कहाँ का न्याय है? जो स्टेट के बिल्कुल बगल में केंद्र सरकार को अलॉट करना चाहिए, जो जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए। तो ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि स्थिति को बिगाड़ने में बहुत ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार अगर है तो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है। उन्होंने स्थिति को ठीक ढंग से उसको समझने में देर की। हमारे जो वैक्सीन थी 6.5 करोड़ वैक्सीन को इन्होंने यहाँ देश से बाहर भेज दिया और आज आप देख रहे हैं किस तरह की किल्लत हो रही है। तो ये जो स्थिति बिगड़ने में यहाँ तो आप देख रहे हैं जी। रामकेश जी, हम सब लोगों का मोटिव ये है कि चलिए जो कुछ हुआ, कहाँ चूक रही, कई बार क्या गलतियों से हम सबक लेकर के सुधार करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है अभी आपसे कि क्या पहले से बेहतर पोजीशन हो पा रही है? उसमें चाहे रोल क्षेत्रीय विधायक रामकेश जी मीना का हो सकता है, वहां के कलेक्टर का हो सकता है, वहां के पुलिस कप्तान का हो सकता है, सेक्रेटरी का हो सकता है, मुख्यमंत्री का हो सकता है, प्रधानमंत्री का हो सकता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि पहले से बेहतर पोजीशन हो रही है कि स्थितियां बिगड़ रही हैं? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। बहुत बेहतर पोजीशन हो रही है और ग्रामीण क्षेत्र में अभी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो घर घर जाकर के सर्वे कर रहा है और जहां जिनको सर्दी जुकाम या कोई हल्की बुखार भी है उनको मेडिकल किट दिया जा रहा है। उसका जबरदस्त उसका फायदा हुआ है। जो मरीज इनिशियल स्टेज पे ठीक होना चाहिए था और वो दवाई की वजह से ठीक नहीं हो पाया, वो मेडिकल किट लेने से उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। वो मरीज सीरियस नहीं हुआ और सीरियस नहीं हुआ वो वहीं गांव में ठीक हो गया। तो वहाँ पीएचसी सीएचसी लेवल पे भी मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 3 सीएचसी हैं, तीनों में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवा दिए। वहां पर जो बेड्स की कमी थी वो बेड्स भी वहां पर उपलब्ध हो रहे हैं। और बहुत खुशी की बात यह है योगेंद्र जी, बहुत खुशी की बात यह है कि ग्राम विकास समिति बना करके हमारे नौजवानों ने और जो वहाँ सर्विस सेक्टर के जो लोग थे, गांव से निकले हुए जो विभिन्न देश में विभिन्न जगह पे सेवाएं दे रहे हैं, उन सब लोगों ने एकजुट होकर के फंड अरेंज करके और अपने गांव की कमान खुद संभाल रखी है। सरकार को भरपूर सहयोग दे रहे हैं। मेरे को ये उम्मीद है कि ऐसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के हमारे पढ़े लिखे नौजवान लोगों का भी अगर सरकार को साथ मिला तो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। हम कोविड से बिल्कुल देखिए सर, बिल्कुल हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, राज्यों से मिलकर के केंद्र बन रहा है।
रिपोर्ट भी अगर आज को राज्य जो दे रहे हैं वही केंद्र प्रकाशित कर रहा है। एक भी गांव या वहां के गांव, वह राज्य अगर सही रहता है, स्वस्थ रहता है, तो निश्चित रूप से एक देश में बड़ी भागीदारी होती है। और प्रयास भी यही होने चाहिए। हमारा जो मकसद था वो यही है कि हम बेहतर पोजीशन में कैसे आ सकते हैं। कहीं कोई लेकुना है तो सरकार के ध्यान में लाके उसे दूर करना चाहिए। यह सबसे बड़ा मोटिव इस वक्त होना चाहिए। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, बयानबाजी चलती रहेंगी, लेकिन जो जान चली गई वो वापस नहीं लौटेगी। हमारा फोकस यही होना चाहिए कि एक एक जान को हम कैसे बचा सकते हैं। रामलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये राजनीतिक चीजें हैं, मुझे लगता है कि खत्म होकर के अब तो फोकस इसी पे होना चाहिए कि हम जान कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि तीसरी लहर को लेकर के साइंटिस्ट हमें चेतावनी दे चुके हैं, सरकार हमें चेतावनी दे रही है। आप लोगों को ज्यादा इस बात को लेकर के मालूम है कि किस तरह की स्थितियां, हम एक लहर से सबक नहीं ले पाए, सावचेत कर रहे थे तो दूसरी लहर का हम सामना ठीक से कर सकते थे। क्या अभी भी वही लापरवाही है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो रामकेश जी ने जो सवाल उठाए उनका मैं जवाब दे दूं। रामकेश जी ने कहा था कि सारी की सारी जिम्मेदारी अगर है मानी जाए तो वो भारत सरकार की है। रामकेश जी, आपको पता है कि जब पहली लहर आई थी तो उस लहर का सामना करने के लिए पास हमारी क्या तैयारी थी? N95 मास्क भी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ ले लो चाहे डॉक्टर्स ले लो, वो लगाते थे। बाकी N95 का प्रोडक्शन ही देश में नहीं था। फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, पूरे देश ने उनका साथ दिया। आप लोगों ने क्या कहा? बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं थी, देश को बर्बाद कर दिया, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। आप ही लोग थे ना दिल्ली वाले। अरे सुनो मेरी बात, मेरी पूरी बात सुनिए आप, बीच में मत बोलो। अरे सबसे पहले लॉकडाउन, पूरी बात सुनिए। अब दूसरी बात आ जाओ। मेरे आप ही लोगों ने कहा था ना वैक्सीन की क्या स्थिति। जयपुर के जिला कलेक्टर ने मेरे को भी मार्च फर्स्ट वीक में बुला के कहा था कि साहब हमारी मदद करो। तो क्या हुआ? तो वैक्सीन लगाने के लिए कोई आई नहीं। हमारा आउटपुट 8 से 10% है। वैक्सीन का जो टारगेट क्या कहता है लगाने के लिए आप तैयार नहीं। अब आज होती इस बात कि भारत सरकार ने क्या किया है। भारत सरकार ने आपको ध्यान है रामलाल जी, राजस्थान सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला सबसे पहला प्रदेश था देश में। और लॉकडाउन करने के बाद में जो स्थितियों को अशोक गहलोत साहब ने संभाला, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने उनकी तारीफ की। आप ये कैसे लॉकडाउन की आलोचना नहीं की? हम लोगों ने तो लॉकडाउन सबसे पहले राजस्थान में किया, मुख्यमंत्री जी ने। और मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास रहे, उनको जिस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया, उनके प्रयासों को प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा। रामकेश जी, मैं यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। रामलाल जी, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हम कहाँ कमी है, उससे दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो चर्चाएं हैं, इनसे मुझे नहीं लगता कुछ हासिल हो पाएगा। ये पुरानी चीजें हम लगातार करते रहेंगे। ये पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है जिसपे हाउसेज हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में हम उन पे चर्चा भी कर सकते हैं। मैं जरूर कभी आऊंगा आपके पास में। लेकिन फिलहाल हम ये चाहते हैं कि अभी ये सब कुछ चल रहा है, सेकंड वेव से क्या वास्तव में हम कुछ सबक लेकर के हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस रूप में बना पा रहे हैं, तीसरी लहर से मुकाबला कर सके। मैं ये जानना चाह रहा हूं रामलाल जी। देखिए योगेंद्र जी, इस बीमारी का सबसे पहला अगर उपाय कोई है तो पहला उपाय यही है कि लोग संक्रमित नहीं हो, और उसके लिए कठोरता की पालना करने की आवश्यकता है। अब आप किस क्षेत्र में शीतलता दे रहे हो? आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, लॉकडाउन लगने के बाद भी शादियों के अंदर 1000, 2000, 3000 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? वहां लोग संक्रमित नहीं हो रहे। मंडियों के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, वहां लोग संक्रमित नहीं हो रहे। आपके कई राजस्थान की मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, लोग संक्रमित नहीं हो रहे। डूंगरपुर के अंदर एक मस्जिद के अंदर 500 लोग इकट्ठे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है वहां पे? तो सबसे पहला काम यह है कि प्रधानमंत्री जी, रामलाल जी, आपके प्रधानमंत्री जी, आपके गृह मंत्री जी एक लाख आदमियों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। और चुनाव आयोग के बार बार निर्देश के बाद में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में भी आप नहीं मान रहे हो। कोरोना अगर फैलाने का अगर कोई जिम्मेदारी है तो भारत सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की है, गृह मंत्री जी की है। आप बात से इनकार नहीं कर सकते। ये कोई आधार नहीं। कोविड के नियंत्रण के लिए कठोर कानून क्या हो सकते हैं? गाँव के पहुंचे वापस शहरों के लिए गए, वापिस सामान पड़ा क्योंकि हो
योगेंद्र जी मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा रामकेश जी, समय कम है, मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम पहली लहर को हमने देखा, दूसरी से मुझे लगता है कि बहुत कुछ खोया है हमने, उसे सीखने की जरूरत है। हम जो कुछ बचा उसे संभाल करके कैसे रख सकते हैं, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी और चुनौती है हमारे सामने। हमें सबक लेना चाहिए, लापरवाही से बचना चाहिए। कोरोना के लिए ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उसने जो पांव पसारा है उसके लिए जिम्मेदार हम खुद भी हैं। हमने बहुत लापरवाहियां की हैं। रामलाल जी सही कह रहे हैं, बारातों में, शादियों में बिना मास्क के लोग खाना खा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, पॉलिटिकल कारण भी हैं, उसमें से लापरवाही जनता की भी है, कोई लेके जा रहा है मास्क नहीं लगा रहा, वो सारे कारण हैं। इस वजह से इसने पांव पसारा। अभी भी हमें सुधरना चाहिए, सबक लेना चाहिए। सुधरना मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर भीड़ में जनप्रतिनिधि सर चाहूंगा जी, इसी कारण से कोविड जो फैल गया, कोरोना ग्रामीण क्षेत्र में फैल गया, अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से उसको कम कर पाए, किस तरीके से हमारे जो पेशेंट हो गए हैं सीरियस, उनको किस तरीके से हम रिलीफ पहुंचाएं। उसका एकमात्र रास्ता है कि हम केंद्र सरकार से ज्यादा सहायता लेकर के आए। जब राजस्थान में 25 MP भारतीय जनता पार्टी के चुन करके गए, उनको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए और गृह मंत्री से बात करनी चाहिए। सर ये रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट है सर, ये पहले बहुत चर्चा हो चुकी है। रेमडेसिविर इंजेक्शनों की है। रामकेश जी, हम ये डिमांड पे बहुत सारी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, कोई अब वो नहीं है। लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि हम जनता को राहत कैसे दे सकते हैं, जागरूक कैसे कर सकते हैं। आप लोग एक सिंबॉलिक है, निश्चित रूप से 3 हमारे MLA हमारे साथ में बैठे हुए हैं, राजस्थान विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने क्षेत्र से, लेकिन वही सबकी एक जैसी है, समस्याएं सबकी एक जैसी है। तो एक बानगी के रूप में आप लोग हैं, निश्चित रूप से अगर कोई कमी है तो उसे दुरुस्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। राजनीतिक कारणों को अगर हम ढूंढते रहेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। वक्त ऐसा आ चुका है कि अब तो इससे मुकाबला करना है। अगर हम केवल कमजोरियों पे और कमियों को तलाश करते रहेंगे, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि हम सफल होंगे, जंग जीत पाएंगे। और अगर इसी तरह से हम देखते रहेंगे तो बहुत मुश्किल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास तौर पे केंद्र सरकार